हेलो गाइस, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। तो आज हमारा इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 2 है। नेशनल इनकम पढ़ रहे थे हम। कल हमने जीडीपी जीएनपी में देखा क्या डिफरेंस है, उनकी डेफिनेशन क्या है। तो उसी को हम आगे करते हुए आज हम पढ़ेंगे ग्रोस और नेट और जो राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित अवधारणाएं हैं उसमें क्या होता है, मतलब क्या क्या डिफरेंस है। तो हम देखते हैं आज। पहले हम देखेंगे ग्रोस और नेट में क्या रिलेशनशिप है। तो ग्रोस निवल होता है नेट, ठीक है। और ग्रोस होता है सकल, ठीक है। तो निवल क्या होता है, जो सकल में से मूल्यह्रास है। मूल्यह्रास क्या होता है, जो स्थिर पूंजी का उपभोग है, ठीक है, स्थिर पूंजी का उपभोग। और मूल्यह्रास क्या होता है, जैसे भी किसी भी चीज़ में घिसावट टूट फूट आदि हो, उसमें मूल्यह्रास हो जाता है और उसका मौद्रिक मान इसमें से घटा देते हैं, तो हमारा वो निकल के आ जाता है, निवल निकल के आ जाता है। निवल मतलब नेट, ठीक है। और ये होता है ग्रोस, ये निकल के आ जाता है। तो इन दोनों में ये एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम। देखो जैसे कि एनडीपी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से हम डेप्रेशन घटा देंगे तो इसमें से ये घटेगा, तो क्या बच जाएगा, नेट। तो इसमें क्या आएगा, डेप्रेशन। देखो ये एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि अगर हम जीडीपी में से डेप्रेशन मतलब घिसावट या फिर मूल्यह्रास घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा नेट, जो से शुद्ध मतलब निवल, और ये है सकल, ठीक है। और दूसरे एग्जाम्पल के लिए एनएनपी है, एनएनपी में से जीएनपी में से डेप्रेशन घटा देंगे तो बच जाएगा ये देखो, जैसे कि हम जब डेप्रेशन घटाएंगे तो उसमें हमेशा नेट जो इसमें नेट होता है, और नेट और ग्रोस में ही डिफरेंस आएगा। जैसे इसमें है कि नेट नेशनल प्रोडक्शन और ग्रोस नेट प्रोडक्शन, तो इसमें डेप्रेशन घटा देंगे तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे मूल्यह्रास को हम समझते हैं ऐसे, जैसे कोई कंपनी है, उसने 100 करोड़ रुपए की मूल्य वृद्धि की, तो मतलब जीडीपी में उसने 100 करोड़ रुपए मूल्य वृद्धि की, लेकिन उसमें जो 20 करोड़ का वो था डेप्रेशन हो गया, 20 करोड़ का 720 CR का डेप्रेशन हो गया, ठीक है। और जो जीडीपी में 80 एनडीपी, ठीक है। तो ये होता है मूल्यह्रास। घरेलू एवं राष्ट्रीय देखते हुए हम घरेलू और राष्ट्र क्या होता है, ये डोमेस्टिक और नेशनल में क्या रिलेशनशिप है। तो इसमें नेशनल में इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFI, मतलब नेट फैक्टर ऑफ फ्रॉम इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। इसमें एग्जांपल देखते हैं। तो जीएनपी में इज इक्वल टू जीडीपी प्लस NFI है। जीएनपी क्या होता है, ग्रोस, ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन, और ये होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसमें अगर हम NFI जो बाहर से भी जोड़ देंगे तो जीएनपी बन जाएगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल जैसे हम देखते हैं, NNP इज इक्वल टू NDP प्लस NFI है। तो जो NFI है वो इसके D को चेंज कर देगा, D को क्या बना देगा, N, ठीक है। एंड NNP इज इक्वल टू NDP प्लस NFI है, तो ये बन जाएगा ऐसे। तो ध्यान रखना है, जो NFI है वो बीच वाले D को चेंज कर कर N बना देता है। इस ऊपर वाले एग्जांपल में भी हम देख रहे थे। तो NFI ने इस बीच वाले D को N बना दिया, ठीक है। और हम देखते हैं साधन लागत और बाजार मूल्य में क्या संबंध है। साधन लागत फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, इनमें क्या संबंध है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है,
फैक्टर कॉस्ट होता है कारक लागत पर व्यय। फैक्टर कॉस्ट मतलब कारक लागत पर व्यय। तो और मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये होता है मार्केट प्राइस क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट जो कारक लागत आई है प्लस उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जुड़ेंगे। और जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जिनमें सब्सिडी घटा देते हैं जिनमें हम सब्सिडी घटा देते हैं। तो मार्केट प्राइस क्या हो गया? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? जिनमें हम सब्सिडीज़ घटा देते हैं टैक्सेस में से। इसका एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि ये है जीडीपी मार्केट प्राइस पर और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जो ये है जो एनआईटी से ये एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में बदल देगी अगर इसमें हम ये जोड़ देंगे। जैसे कि अब हमने देखा था ना कि मार्केट प्राइस क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल है। अब अगला हम देखते हैं चालू मूल्य और स्थिर मूल्य में क्या संबंध है। जो चालू मूल्य होता है उस पर हमेशा लेन देन होते हैं। ठीक है, जो चालू मूल्य होता है उस पर हमेशा लेन देन होते हैं। ठीक है, और ये जो स्थिर मूल्य होता है ये आर्थिक वृद्धि का आकलन के लिए यूज होता है। ठीक है, इसमें हम बेस ईयर लेके चलते हैं, कोई सा भी बेस ईयर होता है वो लेके चलते हैं। और इसमें वर्तमान जो है वर्ष उसका जो मान है वो लेके चलेंगे वस्तुओं का। तो चालू मूल्य देखते हैं हम। चालू मूल्य क्या होते हैं? चालू मूल्य में होते हैं वस्तु एवं सेवाओं का मूल्यांकन वर्तमान वर्ष पर मूल्य पर किया जाता है। ये क्या होता है? जो वस्तु एवं सेवाओं का मूल्यांकन है, वस्तु और सेवाओं का मूल्यांकन वो वर्तमान वर्ष, ध्यान रखना है, वर्तमान वर्ष पर किया जाता है। ठीक है, और जो स्थिर मूल्य होता है उसका जो वस्तु और सेवाओं का मूल्यांकन एक आधार वर्ष के मूल्य पर किया जाता है। और वो आधार वर्ष 2011-12। आधार वर्ष क्या है? 2011-12। ध्यान रखना है, स्थिर मूल्य आधार वर्ष के मूल्यों पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। और चालू और स्थिर मूल्य और चालू मूल्य होता है जो उसका वर्तमान वर्ष पर उसके मूल्य का मूल्यांकन किया जाए। ठीक है, देखो ये एक टेबल है, इससे समझते हैं हम। समझते हैं। देखो देखिए, जो इधर वर्ष ले लिया हमने 2011-12, ये तो बेस ईयर है। ठीक है, 2012-13 और 13-14 एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, और जैसे उत्पादन इधर 100 का हुआ, इधर 100 का हुआ, इधर 150 का हो गया, तो 150 यूनिट का। और चालू मूल्य क्या था? इस 10, फिर इधर 15, फिर इधर 15। आधार वर्ष का मूल्य क्या है? 10, इधर 10, तो ये 10-10 रहेंगे क्योंकि आधार मूल्य 2011-12 था आधार वर्ष, तो इनका मूल्य था 10, तो इन्हें भी 10-10 रहेगा। ठीक है, चालू मूल्य पर जीडीपी कैसे निकालेंगे? ए इंटू बी कर देंगे, इनको गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो गया? 1000। इनको गुणा करेंगे 1500, इनको गुणा करेंगे तो 2250। ठीक है, और स्थिर मूल्य पर जीडीपी निकालने के लिए ए इंटू सी को गुणा करेंगे, उत्पादन और इसको, क्योंकि जो चालू मूल्य, क्योंकि वो चालू और उत्पादन जितना हुआ उसके मूल्य पर करेंगे। और ये होता है आधार वर्ष के मूल्य पर, तो इनका आधार वर्ष क्या है? ये आधार वर्ष है 2011-12, इसमें मूल्य था 10 रुपये, तो इनकी गुणा करेंगे तो ये हो गया 1000। ये करा तो ये भी 1000 हो गया क्योंकि 100 गुणा 10 1000 होता है। और ये हो गया 150 गुणा 10 कितना हो गया? 1500। अब जीडीपी डिफ्लेक्टर मूल्य आज कितना हुआ? इधर हो गया 100 का, इधर मान लेते 150 का। ठीक है, मूल्यह्रास हो गया। तो वास्तविक जीडीपी क्या होती है? वास्तविक जीडीपी निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, देखो ये रहा। वास्तविक जीडीपी कैसे निकालते हैं? जो मौद्रिक जीडीपी है और उसको डिवाइड करेंगे मूल्यह्रास, वो जीडीपी अपसफायक, ये है जीडीपी डिफ्लेक्टर। जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या है? मुद्रास्फीति को मापता है।
ये मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन को नापता है, और इंटू 100। तो देखते हैं हम इससे, तो हो गया देखो ये जीडीपी अपसफायक है ये, ठीक है, जीडीपी अपसफायक ये हो गया। इधर देखो 1000 बटे में 100 गुणा में 100, तो ये कितना हो गया 1000। और इसमें क्या है, इसमें 1500 है, बटे में 150। 1500 क्यों आपका, क्योंकि ये है चालू मूल्य पर, और बटे में ये 150, तो ये कट के आ गया, ये भी 1000 आ गया। और लास्ट वाले में देखते हैं 2013-14 वाले वर्ष में ये हो गया 2250 बटे में 150 गुणा में 100, तो आ गया 1500। तो ठीक है, ये वास्तविक जीडीपी आ गई। ठीक है, ये मूल्य जीडीपी अपसफायक क्या होता है, देखो मूल्य जीडीपी अपसफायक होता है, कोई जीडीपी अपसफायक होता है एक सूचकांक है, इंडेक्स नंबर है, जे कि ये एक सांख्यिकी अवधारणा है जो चर में परिवर्तन नापता है, जो चर में परिवर्तन नापता है। ठीक है, ये एक चर में परिवर्तन मापता है, ये चर में परिवर्तन नापता है। जैसे मूल्य चर क्या हो गया, जैसे मूल्य, उत्पादन, ठीक है, ये हो गए चर। ठीक है, इसमें बेस ईयर रखते हैं हम इसमें, जैसे कि बेस ईयर इसमें एग्जांपल के लिए WPI है जो थोक मूल्य पर परिवर्तन नापता है। वोल प्राइस इंडेक्स, वोल प्राइस इंडेक्स ये है 2011-12 इसका बेस ईयर है, और इसके मतलब ये 100 लेके चलता है इसमें, इसका जो मूल्य है, इस 100 के हिसाब से अगर ये प्लस होता है तो इसमें मानेंगे मूल्य वृद्धि हो गई, ये माइनस होता है तो मूल्य ह्रास हो गया। ठीक है, तो ये है जीडीपी अपसफायक होता है। जीडीपी अपसफायक क्या होता है, एक सूचकांक है, मतलब इंडेक्स नंबर है जो सांख्यिकी का अवधारणा रखता है और जो चर में परिवर्तन मापता है। ठीक है, तो हमने आज ये देख ली राष्ट्रीय आय एवं उससे संबंधित अवधारणाएं, इनमें क्या क्या होता है। जैसे कि हमने देखा था कि जीडीपी और एनडीपी क्या होता है, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रेशन, डेप्रेशन मतलब मूल्यह्रास। ग्रॉस और नेट में हमने अंतर संबंध समझा, क्या अंतर होता है, कैसे ये एक दूसरे का। ठीक है, हमने घरेलू और राष्ट्रीय में संबंध समझा है आज, और हमने साधन लागत और बाजार मूल्य पर क्या क्या मतलब क्या अवधारणा है इसकी, कैसे ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चालू मूल्य और स्थिर मूल्य देखा हमने, चालू मूल्य पर हमेशा लेन देन होता है, इसमें वर्तमान वर्ष का मूल्य देखकर हम इसका आकलन करते हैं। इसमें एक आधार वर्ष लेते हैं जिसका आधार वर्ष हमने 2011-12 मान रखा है अभी तक। ठीक है, ठीक है, तो यही है आज के चैप्टर में, और ये एक टेबल थी जिससे हमने समझने की कोशिश करी। ये जो चालू मूल्य पर जीडीपी होती है ये मौद्रिक जीडीपी कहलाती है, और ये जो स्थिर मूल्य पर होती है रियल जीडीपी होती है। ठीक है, रियल जीडीपी मानते हैं। ठीक है, और ये हमने आज देखा वास्तविक जीडीपी भी कैसे निकालते हैं, जैसे मौद्रिक जीडीपी बटे में जीडीपी अपसफायक जो जीडीपी डिफ्लेक्टर होता है इंटू 100, और जीडीपी अपसफायक देख लिया, ये एक सूचकांक होता है जो सांख्यिकी का अवधारणा रखता है और जो चर में परिवर्तन मापता है। उदाहरण के लिए हमने देखा था वोल प्राइस इंडेक्स जिसका बेस ईयर 2011-12, और इसका हम इज इक्वल टू में मूल्य लेकर चलते हैं 100। तो इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर 2 ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे आगे राष्ट्रीय आय क्या होती है, जो फैक्टर कॉस्ट और आधार वर्ष कैसे चयन करते हैं, और कल हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय क्या होती है, परिसंपत्ति एसेट्स क्या होते हैं, राष्ट्रीय आय का मापन कैसे होता है, घरेलू आय, और भी मतलब धीरे धीरे करके हम ये सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते रहेंगे। तो इसी के साथ आज हम इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और प्लीज़ हम सपोर्ट अस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।